हाँ जी, तो आज की जो क्लास है हमारी एवॉर्शन पे है। ठीक है, एवॉर्शन क्या होता है, उसकी क्या डेफिनीशन है, ठीक। फिर क्या इटियोलॉजी यानी क्या कारण है जिससे कि एवॉर्शन हो सकता है, ठीक है। और कितने प्रकार के एवॉर्शन होते हैं, कितनी सब टाइप्स हैं इसके, इन सब को हम अच्छे से सारी चीज़ें को कवर करेंगे। फिर इसके बाद मेथड ऑफ एवॉर्शन क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनीशन से स्टार्ट करते हैं कि WHO के द्वारा एवॉर्शन के लिए क्या डेफिनीशन निर्देशित किए गए हैं, यानी क्या क्राइटेरिया है जिसको अपन बोलेंगे कि हाँ इसको एवॉर्शन के अंतर्गत रखेंगे, इसको एंटीपार्टम हेमोरेज के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। मतलब एवॉर्शन का मतलब क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इतना तो फिक्स है, ठीक है। यानी एवॉर्शन शब्द को सुन के हमारे जो मनोमस्तिष्क में जो पहली बात आती है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होना है, यानी कि जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है उस बाहर निकलेगा, ठीक है। अब वो कैसे निकल रहा है, या तो स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर से आ रहा है या इंड्यूस्ड, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, इंड्यूस्ड बोलने का मतलब कि हम चाह के, ठीक है, जो फैमिली है वो चाह रही है कि बच्चे को कंसीव ना किया जाए, यानी कि किसी इंड्यूस्ड माध्यम से। इसमें फैमिली या डॉक्टर का सजेशन है कि बच्चा कंसीव होकेगा तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अबॉर्शन कराना पड़ता है, तो उसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है स्पॉन्टेनियस, फैमिली नहीं चाहती है, ठीक है, एबॉर्ट हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली एबॉर्ट हो रहा है, कुछ शारीरिक कुछ असंतुलन की वजह से, ठीक है। तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, ठीक है। तो एबॉर्शन यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक। फिर इसके बाद स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस दो तरीके से हो सकती है। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी कि जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तो होनी ही है, वायबिलिटी यानी कि जो 9 मंथ की जो जेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक। तो 9 मंथ की जेस्टेशन से यदि 8 मंथ में भी डिलीवरी होती है तो बच्चा सर्वाइव करता है, 7th में भी होती है तो सर्वाइव कर जाता है, डिपेंड करता है कि उसके लंग्स के सर्फेक्टेंट बने हैं कि नहीं, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है एबॉर्शन के लिए कंडीशन बताई गई है कि ऐसी पीरियड में टर्मिनेशन हो जिससे कि उसकी वायबिलिटी, ठीक है, डिस्टर्ब रहे, ठीक। इसके लिए क्या बताया गया है कि एक्सेप्टेड एज ए 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक है। जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, ठीक है, जो एबॉर्टस के रूप में, यानी कि जो डेड फीटस है या फिर डिजेनरेटेड फीटस है या एम्ब्रियो है, वो जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, जो यानी कि एबॉर्टस जो बाहर निकल रहा है वो 20 वीक के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो वेट है, ठीक, वो कितनी होनी चाहिए, 500 ग्राम, ठीक है, या उससे कम, ठीक, इससे अधिक नहीं रहे, ठीक है। ऐसी कंडीशंस होती है तो उसको एबॉर्शन के अंतर्गत रखते हैं, और ये डेफिनेशन WHO के द्वारा रिकमेंडेड है, ठीक है। यानी कि सुपरफिशियली देखें तो क्या है कि एबॉर्शन इज ए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस, ठीक, बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ठीक, विच इज नाउ एक्सेप्टेड एज ए 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, ठीक। और उसका या फिर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन बोल लो, या फिर उसका बच्चे का जो वज़न है वो 500 ग्राम तक रहे। तो ऐसी स्थिति में यदि जो एबॉर्टस आता है तो वो क्या है, एक प्रकार से उसको एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। और द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो या फीटस जो बाहर निकलेगा उसके लिए जो शब्द है वो है एबॉर्टस, ठीक है। तो ये रहा डेफिनीशन। डेफिनीशन के बाद अब हम देखते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला जो कारण है वो जेनेटिक फैक्टर, यानी कि एम्ब्रियो यानी कंसेप्शंस के जो प्रोडक्ट हैं और मदर की जो बॉडी है,
ठीक है, मदर की यूट्रस, इनके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि जिसके यहाँ पे इसको डेवलप करना है उसके साथ इसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। पहली जेनेटिक फैक्टर है। दूसरी, इस ये जो प्रोडक्ट बना है इसके अंदर मेल के फैक्टर और फीमेल के फैक्टर्स, ठीक है, इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, ठीक है, इनमें कोई कॉन्ट्रास्ट ना रहे, ठीक है, इनमें एंटीजन एंटीबॉडीज़, ठीक है, तब जाके ओवरऑल एक प्रेगनेंसी जो होती है अपनी जेस्टेशन को कंप्लीट करके और नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आती है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक फैक्टर यदि अच्छे नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें पॉसिबल 9 मंथ की जेस्टेशन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर, जो कि एबॉर्शन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, पॉलीप्लॉइडी है, मोनोसोमी है, ठीक है, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। तो ये सब एबनॉर्मलिटीज़ हैं। यदि जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी है फीटस के अंतर्गत तो वो अपनी 9 मंथ की जेस्टेशन को पूरा नहीं कर पाएगा, पहले ही वो एबॉर्ट हो जाएगा। तो यानी कि जेनेटिक फैक्टर जो एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है। एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी इफ़ेक्ट करते हैं एबॉर्शन के लिए, चूँकि बॉडी की जो बैलेंसिंग होती है, ठीक है, अपनी जो बॉडी है, बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन होता है 2 तरीके से होता है, एक तो न्यूरल और एक हार्मोनल, ठीक है। तो हार्मोनल जो है उसका क्या है कि फीमेल बॉडी पे लेके और जितने भी डेवलपमेंट ग्रोथ की चीज़ें होती हैं सब पे हार्मोनल तो एंडोक्राइन का कंट्रोल और कमांड रहता ही है, ठीक है। जैसे यदि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी एबॉर्शन हो सकता है, ठीक। डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन लेवल है, थायराइड एबनॉर्मल है, ठीक है, मदर का, तो डायबिटिक मेलाइटस की मदर है, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि एबॉर्शन हो सकता है, यानी कि जो फीटस है या एम्ब्रियो है या कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है या 9 मंथ की जेस्टेशन तो पार नहीं कर पाएगा, उससे पहले ही वो एबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद थर्ड फैक्टर जो है आपका वो एनाटॉमिकल फैक्टर आता है। एनाटॉमिकल फैक्टर बोलने का मतलब कि सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, मतलब क्या, जैसे ये हो गया आपका आउटकम वाली, ठीक है, जिससे कि बेबी बाहर आएगा, ठीक, इमेजिन कर लीजिए आप, ठीक, लेकिन बेबी का साइज इससे बड़ा हो गया तो ये इससे नहीं निकल सकता, तो इसको एनाटॉमिकल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। या बेबी का साइज रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मदर की जो यूट्रस है, ठीक, वो बाइकॉर्नुएट हो गई, उसमें बेबी का ग्रोथ नहीं हो पा रहा, यानी एनाटॉमिकली कुछ न कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से कि बेबी का ग्रोथ कंप्लीट 9 मंथ तक जेस्टेशन को नहीं रोक सकता, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एबॉर्शन होगी, ठीक है। तो इसमें भी अपन 1-2 एग्जांपल, जैसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो गई, यानी कि जो सर्विक्स है वो 9 मंथ तक उसको होल्ड करके नहीं रख सकती, ऊपर की तरफ जो बेबी है उसका जो प्रेशर है वो सर्विक्स उसको पकड़ के नहीं रख सकती, यानी इनकम्पिटेंसी, उसके अंदर क्षमता नहीं है, ठीक है, कि 9 मंथ तक उसको पकड़ के रखे या होल्ड करके रखे, तो पहले ही डिस्चार्ज कर देगी, तो डिस्चार्ज होना ही तो एबॉर्शन है, ठीक। तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी एबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। अब इसके बाद इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन तो कॉमन है, यानी कि जो फीटस है और ये यूट्रस है, और फीटस के लिए जो इसके मार्ग हो गए वेजाइनल के रूट के थ्रू, ठीक, पैथोजन कैसे भी पहुंच के और इनकी जो एडेशननेस है इसको ख़त्म करें, ठीक, तो उससे क्या होगा, अबॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी बैक्टीरियल जैसे क्लेडेमिया हो गया, वुर्सेला हो गया, वायरल की बात करें तो रूबेला हो गया, ठीक है, HIV वायरस हो गया, पैरासाइट में टोक्सोप्लाज्म हो गया, मलेरिया हो गया, तो इन कंडीशंस में क्या होता है, यदि इनकी इन्फेक्शंस रहती है बॉडी पे तो एबॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद आता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर आपको पता है, RH इनकम्पेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है,
यानी कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है, बेबी का जो ब्लड ग्रुप है, उसमें RH पॉजिटिव RH नेगेटिव का यदि ध्यान नहीं रखा गया तो उसमें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। और 40 to 60, ठीक है, 40 to 60% ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसको अनएक्सप्लेन्ड बोल देते हैं, यानी एबॉर्शन हुआ, क्यों हुआ पता नहीं, ठीक है। तो वो जितने भी क्राइटेरिया होते हैं उसको अनएक्सप्लेन्ड के अंतर्गत रख दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन टाइप ऑफ एबॉर्शन की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक। तो टाइप ऑफ एबॉर्शन जब अपन डेफिनेशन देख रहे थे तो बोला गया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बट कैसे कैसे तरीके से, एक स्पॉन्टेनियस और एक इंड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड यानी कि आपको रिकमेंड किया गया डॉक्टर के द्वारा कि ये मदर के हेल्थ को डेंजरस है, या फिर मदर कंसीव नहीं करना चाहती, MTP एक्ट के अंतर्गत की बातें को यदि यहाँ पे रखा जाए तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन लीगली तौर से कराया जा सकता है, ठीक है। यदि ऐसी स्थिति है तो वो जो टाइप होता है एबॉर्शन का उसको इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोलते हैं, ठीक। अब आता है दूसरा जो स्पॉन्टेनियस, यानी जो स्वतः हो जाए, यानी कि मदर के बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट और फिटस का इंटरनल इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ संतुलन में नहीं है तो उसमें स्वतः हो जाती हैं, ठीक है। स्वतः मिसकैरेज यानी कि अबॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति होती है तो उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन बोलते हैं। तो टाइप्स दो हुए, एक स्पॉन्टेनियस और एक हो गया आपका इंड्यूस्ड, ठीक। अब रही बात स्पॉन्टेनियस में क्या चीज़ें ध्यान देनी रहती है और इंड्यूस्ड में क्या बातें होती हैं, तो दो दो शब्द इनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। यदि देखो क्या है कि अकर स्पॉन्टेनियसली, ये तो बात सही है, जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन से वो स्पॉन्टेनियस होखेंगे, लेकिन कारण क्या होता है, ठीक है। तो इसका वजह है ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। कुछ प्रेगनेंसी के समय कुछ दिक्कतें रही होंगी जिसके वजह से वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्ट हो रहा है। अब क्या इस पे माँ का कुछ कंट्रोल होता है क्या? नहीं, तो बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल, ठीक है। जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है उसको मदर चाह के भी नहीं रोक सकती। अब स्टार्ट है तो हो जाएगा, डॉक्टर कुछ इंटरफेयर करते हैं जिसके हम सब टाइप्स देखेंगे जिसमें कि किसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो जो थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी जो चीज़ें होती है बियॉन्ड द पेशेंट कंट्रोल होता है। फिर इसी को सामान्यतः क्या बोलते हैं? मिसकैरेज बोलते हैं, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में या पीपल्स के बीच जनरली मिसकैरेज के नाम से लोग जानते हैं, ठीक। अब जो इंड्यूस्ड एबॉर्शन है अपना, वो क्या है कि इसमें जो होता है प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ पेशेंट फीमेल, ठीक है। इंड्यूस्ड क्यों कराना पड़ता है? यानी एबॉर्शन बात किया जाए तो एक प्रकार से एक कोई सर्वाइविंग फिटस है या कोई जीव है उसको आप मार रहे हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन थोड़ी से देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा इलीगल है, लेकिन यहाँ पे किसी एक एस्पेक्ट से रख के देखा जाता है तो इंड्यूस्ड को भी सही समझा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, इसमें दिक्कत देता है तो इसलिए उसको अवॉइड करा दिया जाता है। तो वो कंडीशन होती है इंड्यूस्ड एबॉर्शन की, ठीक है। ड्यू टू फीटल डिज, या तो एक कारण हो सकता है कि जो हेल्थ प्रेग्नेंट लेडी का है वो प्रेगनेंसी की वजह से दिक्कत में जाए, ठीक है, मदर का डेथ हो सकता है, वो कंडीशन के लिए इंड्यूस्ड एबॉर्शन सही माना जाता है। या फिर बच्चे में कोई इन्फेक्शन है जो मदर को पहुंच सकता है, तो उस कंडीशन के लिए भी आप बच्चे को एबॉर्ट करना ज़्यादा सही है। तो इन चीज़ों के लिए थेरेपेटिक एबॉर्शन शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसमें बताया जाता है कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन के लिए क्या क्या चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन मेडिकेशन और सर्जिकल प्रोसीजर, जो MTP का जो लेक्चर है उसको आप एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मेथड ऑफ एबॉर्शन जब हम देखेंगे तो वो उसको पढ़ना और MTP के अंतर्गत जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं सेम होते हैं, ठीक है। यानी अबॉर्ट कैसे करना है तो MTP एक्ट में पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है।
आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बस यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कि इनके कितने कितने सब टाइप्स हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के कितने टाइप्स हैं, ठीक, कौन सी कंडीशंस है। तो स्पॉन्टेनियस जो है इसके सेवरल स्टेजेज हो जाते हैं। तो पहला थ्रेटेंड एबॉर्शन, इन वाइट टेबल एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कंप्लीट एबॉर्शन और मिस्ड एबॉर्शन, ठीक। यानी कि इतने इसके सब टाइप्स हो गए स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के। और जो आपके इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है, इसमें क्या होते हैं कि दो कंडीशन हो जाते हैं, एक तो 12 वीक से पहले और एक 12 से 20 के बीच में, ठीक है। जब डेफिनीशन अपन देखे थे तो बताया गया था कि 20 वीक तक या फिर 500 ग्राम वेट होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन बताई गई थी। तो उसको एबॉर्शन के अंतर्गत रखने की क्राइटेरिया था। तो ये होगी यदि अर्ली 12 वीक यानी 0 से लेके 12 वीक के पहले पहले तक यदि एबॉर्शन करवाया जा रहा है इंड्यूस्ड, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नली फोर्स के थ्रू, तो वो अर्ली एबॉर्शन हो गया, अर्ली इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो गया। और यदि 12 से 20 के बीच में कराया जाता है तो वो लेट इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो अब जो है अपना समझने की थोड़ा सा क्राइटेरिया हम अलग लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि जितने भी सब टाइप्स हैं स्पॉन्टेनियस के, थ्रेटेंड, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, ठीक है, ये जो जितने भी सब टाइप हैं सबके जो डेफिनेशन है अपन एक साथ देखेंगे, ठीक है। मतलब सबके बारे में परिचय एक साथ लेंगे, फिर अदर जो भी फीचर्स होंगे ना सबका हम एक एक साथ ही देखते चलेंगे, ठीक है, ताकि कंपैरिजन स्टडी हो सके और समझने में सहूलियत रहे। तो अपन देखते हैं यहाँ से। अब जो थ्रेटेंड शब्द है इसका वास्तविक मतलब तो आपको पता ही है। थ्रेटेंड का मतलब होता है कि एक अशुभ की आशंका होने वाली है, ठीक है, यानी क्रिटिकल स्टेज जो होती है ना। जैसे मान लीजिए एक ए लाइन हो गया, इस लाइन से ऊपर की तरफ तो चीज़ें सही सही है, अब जैसे इस लाइन को क्रॉस करोगे आप तो कुछ ना कुछ अनहोनी होगी। तो वैसी टाइप की यहाँ पे स्थिति है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड चल रही है महिला की। अब एक ऐसी क्रिटिकल स्टेज आती है कि यहाँ से एबॉर्शन हो सकता है, यानी थ्रेटेंड यानी क्रिटिकल स्टेज आ गई, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन के एकदम करीब से गुजर रहे हो, ठीक है। थोड़ी से आपने आहार विहार और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया तो एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति बन जाती है तो इसके लिए थ्रेटेंड एबॉर्शन बोला जाता है उसको, ठीक। तो देखिए क्या लिखा गया है, ये इसमें एबॉर्शन स्टार्ट यानी कि शुरुआती दौर में आ चुकी है, लेकिन कैन स्टिल बी रिवर्स टू रिकवरी, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप यदि पहले से ध्यान दो, डॉक्टर का सजेशन लो, तो आप इसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्रेटेंड के अंतर्गत रखते हैं इसको, यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है कुछ शर्तों के साथ, ठीक। तो इसको थ्रेटेंड एबॉर्शन के अंतर्गत रखते हैं। एक है इनवाइटेबल, यानी कि ये वो कंडीशन है जिसमें कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, यानी रेड पे रेड मार्किंग हो गई तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि प्रोग्रेस स्टेज है, यानी कि एबॉर्शन स्टार्ट हुआ तो अब इसको रोकने की कोशिश करो फिर भी रुक तो नहीं सकती, ठीक है, ऐसी स्थिति है, यानी कि इतनी डेंजरस हो चुकी है कि रुक तो नहीं सकती, यानी कि प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनवाइटेबल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में क्या होता है कि सम प्रोडक्ट और सम प्रोडक्ट एक्सपेल्ड और सम इनसाइड लेफ्ट रह जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इनकम्प्लीट एबॉर्शन, यानी कि ऐसी एबॉर्शन जिसमें से कि फीटल का कुछ पार्ट अंदर ही रह गया और कुछ पार्ट बाहर निकल गया। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो वो क्या हो गया, उसको इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोला जाता है, ठीक। इसके बाद आता है कंप्लीट में क्या, इंटायर प्रोडक्ट यानी कि टोटल का टोटल एक्सपेल्ड हो चुका है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन। एक होता है मिस्ड एबॉर्शन, ठीक। तो मिस्ड एबॉर्शन क्या है कि फीटस डेड एंड रिटेन्ड इनसाइड, ये जो बेबी है वो मम्मी के जो एब्डोमेन है इसी में डेथ किया, यानी मर चुका है और एबॉर्ट बाहर भी नहीं आया, यानी एक्सपेल्ड भी नहीं हुआ, यानी कि
यूट्रस के अंदर ही पड़े रह गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिस्ड एबॉर्शन। ठीक, यानी कि एबॉर्शन से छूट गया है, कंप्लीट एबॉर्शन नहीं हो पाया, यानी कि छूट गया वहीं पे। तो ये सारी हमने उनकी डेफिनेशन यानी परिचय देख लिया कि इन जो शब्द बताए गए हैं इनके मतलब क्या हैं। तो यदि हमें मतलब पता होंगे तो सारी जो भी साइन सिम्टम लक्षण हैं वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, कि हाँ इसमें ऐसे करना चाहिए, इसमें ऐसे मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसके एक एक में ब्लीडिंग और पेन की क्या स्थिति रहेगी। जो थ्रेटेंड एबॉर्शन क्या है कि जस्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन यदि सही समय पे इसको उचित ध्यान दिया जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति यदि रहेगी तो उसमें क्या होती है कि स्पॉटिंग, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग टाइप की रहती है। ठीक है, थक्के टाइप के दिखते हैं, और माइल्ड क्रेम इन लोअर एब्डोमेन। ठीक है, जो मदर रहेगी प्रेग्नेंट लेडी उसमें माइल्ड क्रैम्प रहेंगे उसके लोअर साइड में। ठीक है, लोअर एब्डोमेन के अंतर्गत मिलेंगे। तो ये थ्रेटेंड अबॉर्शन के ब्लीडिंग और पेन के लक्षण हो गए। ठीक है, अब जो इनएविटेबल वाली कंडीशन है उसमें क्या होता है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या था कि एबॉर्शन स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अब इसको कंट्रोल भी करना चाहो तो नहीं रुक सकती, यानी कि प्रेगनेंसी कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन होता है इनवाइटेबल की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मोर ब्लीडिंग और कोलिक पेन ऑफ लोअर एब्डोमेन। ठीक है, माइल्ड क्रैम्प था इसमें, यानी थोड़ा बहुत था। यहाँ पे कोलिक पेन है, समझ सकते हैं कि थोड़ी सी इसमें वैसी कंडीशन है कि जिसको रिकवर तो हो नहीं सकती और आप ट्रीट कर नहीं सकते, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस स्थिति रहती है। ठीक है, तो कोलिक पेन और मोर ब्लीडिंग होती है। अब आ गए इनकम्प्लीट में, तो इनकम्प्लीट स्टेज में क्या दिखेगी, तो इनकम्प्लीट में सीवियर ब्लीडिंग होती है। इसमें भी ब्लीडिंग है, इसमें भी ब्लीडिंग है। ठीक, इसमें शॉक में जा सकती है। ठीक है, यानी कि ब्लीडिंग होने का मतलब क्या है कि हाइपोवोलेमिक कंडीशन आएगी, तो हाइपोवोलेमिक शॉक लग सकता है। ठीक, और इसमें सीवियर कोलिक पेन एज इट इज़ जैसे इसमें है वैसे इसमें भी रहेगा। अब जो कंप्लीट एबॉर्ट हो चुका है तो उसको क्या बोलते हैं, अब जो कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो तो जिस समय हुआ होगा उस समय हुआ होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसमें नो ब्लीडिंग और पेन सबसाइड हो जाता है। यदि कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो अपने ऑटोमेटिक स्वतः ही बाहर निकल गए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उस जिस समय ब्लीडिंग भी नहीं रहती और पेन जो रहता है वो भी सबसाइड हो जाते हैं। ठीक है, मिस्ड एबॉर्शन में नो ब्लीडिंग नो पेन, क्योंकि अभी तक वो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो बाहर तो आया ही नहीं, अंदर ही डेड हुआ और अंदर के अंदर पड़ा हुआ है। तो इस अवस्था में ब्लीडिंग भी नहीं होती और पेन भी नहीं होता है। तो ये हमने देखे इनके ब्लीडिंग और पेन का नेचर क्या होता है एक एक एबॉर्शन के अंदर। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ। ठीक है, यूट्रस टाइप्स जो हैं इनके, और पीवी के दौरान साइज ऑफ यूट्रस क्या रहती है इनकी। यानी कि वो देखिए जेस्टेशन पीरियड में क्या होता है कि एक फंडस की ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना ऐसे फंडस की ग्रोथ को ऐसे देखते हैं कि ड्यूरिंग एक एक मंथ एक एक वीक में 20वें वीक में यहाँ है, 26वें में यहाँ है, 28वें में यहाँ है, 32 में यहाँ है। ठीक है, तो ये जो वीक्स के जो देखते हैं जो फंडस की ग्रोथ होती जाती है मदर की, जो टमी बोलते हैं पेट की जो वृद्धि एक प्रकार से सरल भाषा में, तो ये जो कंडीशन है तो इसको ऑब्जर्व करेंगे किस स्थिति में कैसा रहता है, यानी कहाँ तक पहुँचा रहता है। और ये जो ओस की कंडीशन है यानी जो सर्विक्स है, सर्वाइकल जो ओस होते हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी। ठीक है, यानी वो ओपन रहेंगे या क्लोज रहेंगे, तो इन सब चीज़ों को अपन देखते हैं। ठीक, तो देखिए जब थ्रेटेंड की कंडीशन होती है तो इसमें ओस अभी क्लोज रहता है। ठीक, क्लोज ओपन नहीं हुआ होता है, यानी कि जो सर्वाइकल जो ओपनिंग है वो बंद रहती है, ओपन नहीं हुई रहती है। ठीक, और इसमें जो एब्डोमेन की जो साइज़ है तो करस्पॉन्ड टू वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी मदर को मान लो कि 18वें महीने की प्रेगनेंसी है उसको, तो उसकी जो एब्डोमेन की साइज़ रहेगी वो जितने पहले जैसे नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें जो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 18 महीने का साइज़ ए है, तो इसमें भी थ्रेटेंड के अंतर्गत भी 18 महीने की जो प्रेगनेंसी रहेगी तो उसकी साइज़ वैसे ही रहेगी और ओस भी क्लोज रहेगा।
यानी कि ये जो स्थिति है ना, एक सामान्य सी प्रेगनेंसी में ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो वैसी टाइप की ही है। यदि थोड़ा सा बिगाड़ दोगे तो थ्रेटेंड एबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली। तो नेक्स्ट में क्या होता है, इनवाइटेबल वाला है, ठीक है। इनवाइटेबल की कंडीशन में क्या है कि ओश जो है ओपन हो चुका है, यानी कि जो सर्विक्स है वो एक प्रकार से खुला हुआ है, ठीक है। यानी इनपुट आउटपुट जैसी स्थिति हो सकती है, यानी कि बाहर का अंदर का जो प्रोडक्ट है वो बाहर निकल सकता है, ऐसी स्थिति बन चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे जो यूट्रस की जो फंडस की जो हाइट है मदर के, वो या तो बराबर भी हो सकता है, यानी जिस वीक की प्रेगनेंसी है मदर की उसके बराबर भी दिख सकता है और कम भी दिख सकता है, ठीक है। इसमें कंडीशंस हैं, ठीक है। इक्वल और मे बी लेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओस ओपन होना कंपलसरी, चूँकि इसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही थी ना, ब्लीडिंग मोर ब्लीडिंग था, तो मोर ब्लीडिंग कैसे पॉसिबल है? मोर ब्लीडिंग तभी पॉसिबल है जब अच्छे से ओस ओपन होके, तभी तो फ्लुएंट के था ब्लड बाहर आएंगे, ठीक है। ऐसी वाली स्थिति। अब इसमें क्या हो गया, अपन अब इनकम्प्लीट की स्थिति में देखते हैं। तो इनकम्प्लीट क्या होता है, इसमें भी ओश ओपन होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट में क्या था कि कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपेल्ड और कुछ रिटेन, ठीक है। कुछ इनसाइड ही थे, कुछ बाहर ही थे। तो जो एक्सपेल्ड हुए होंगे तो वो तो सर्विक्स को ओपन किए होंगे ना, तभी तो वो बाहर गए होंगे। तो इसमें भी सर्विक्स क्या होता है, ओपन रहता है। अब कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल गए, तो जो जेस्टेशन पीरियड में, जो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड की मान लीजिए फंडस की साइज़ थी, तो कुछ बाहर चले जाएंगे तो उसकी घट जाएगी कि नहीं घटेगी, तो हमेशा घट के ही रहेगी, यानी कि स्मॉलर फंडल हाइट इसमें बनी रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं कंप्लीट का। तो कंप्लीट की स्थिति में क्या है कि ओस क्लोज हो गए, यानी कि जब इनकम्प्लीट में खुले थे, ठीक, खुले तो कुछ प्रोडक्ट बाहर निकला, कुछ अंदर रहा, ठीक है। अब कंप्लीट की स्थिति में क्या है कि जो भी चीज़ें थी सब बाहर आ गए, सब बाहर आया, और फिर जो ओपन तो हुई थी जब बाहर आए तब, इसके बाद क्लोज हो गया, ठीक है। स्वतः क्लोज हो गया, तो ओस क्या होता है, क्लोज रहता है। और फंडल हाइट क्या होगी, सारा कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट तो बाहर निकल गया, तो फंडल हाइट छोटी, यदि जितनी छोटी हो सकती है स्मॉलर फंडल हाइट मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। तो मिस्ड एबॉर्शन के अंतर्गत क्या है कि इसमें जो है सेम वैसी ही रहेगी स्थिति। इसमें तो कंसेप्शन का प्रोडक्ट बाहर आया ही नहीं है, तो क्लोज रहना चाहिए, ओस की ओपनिंग जो होगी क्लोज रहेगी। और फंडल बेबी तो मर चुका है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, डिजनरेट होगा, तो उससे क्या होगी कि फंडल की हाइट छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये स्थितियाँ मिलेगी आपको। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इनके TVS करने के दौरान। यदि एबॉर्शन की स्थिति है उसमें हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, ठीक है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यदि हम करते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलेगा उस स्थिति में, तो उसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो जो थ्रेटेंड रहती है तो उसमें क्या होता है, लाइव फीटस रहते हैं। क्योंकि अभी तक तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, यानी कि हमने इस सीमा को क्रॉस करेगा तब जाके हमको एबॉर्शन की स्थिति अच्छे से मिलेगी। अभी तक अपन थ्रेटेंड वाली स्थिति में बने हुए हैं, यानी कि इस लाइन के अभी इधर ही हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बेबी तो लाइव रहेगा, जीवित रहेगा, ठीक है, अपने जेस्टेशन सेक के अंतर्गत, और कार्डियक उसकी एक्टिविटीज़ बनी रहेगी, ठीक है। बेबी जीवित है तो कार्डियक चीज़ें, तो कार्डियक जो उसकी एक्टिविटीज है वो तो होनी ही चाहिए। इसके बाद आता है इनवाइटेबल वाली कंडीशन। इसमें यदि हम TVS करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इर्रेगुलर जेस्टेशन से। इर्रेगुलर का मतलब अपन जब सोनोग्राफी का जो रिपोर्ट देखते हैं उसमें जो जेस्टेशन सेक की जो इमेज बनती है वो इर्रेगुलर बनेगी, ठीक है। उससे क्या होके, उसमें क्या रहता है कंडीशन में, तो फिटस डेड हो चुका रहता है, ठीक है, यानी फिटस की मृत्यु हो चुकी रहती है। ये इनवाइटेबल की कंडीशन में यदि हम TVS करके देखते हैं तो हमें ये स्थितियाँ मिलती हैं, ठीक। अब आते हैं इनकम्प्लीट के अंतर्गत। इनकम्प्लीट में क्या होगा, यदि आप TVS करेंगे तो देखेंगे तो उसमें रिटेन्ड प्रोडक्ट हमें दिखाई देंगे, जो चीज़ें बच गई हैं वो तो हमें दिखेंगी ही। और वैसी कंडीशन यदि हम कंप्लीट के अंदर TVS करते हैं, यदि सब कुछ कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट बाहर निकल चुका है, यदि उसमें TVS करके देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, यूट्राइन कैविटी एम्पटी, यानी कि कुछ है नहीं, तो जब कुछ है नहीं तो कुछ दिखेगा भी नहीं, ठीक। यदि मिस्ड एबॉर्शन हो तो मिस्ड एबॉर्शन के अंतर्गत आपको क्या दिखेगा कि मिस्ड एबॉर्शन में आपको इसमें
फीटस डेथ मिलेगी। ठीक, यदि टीवीएस करेंगे तो हमारी जो फीटस है वो तो मर चुकी रहेगी, ऐसी स्थिति इसके अंदर रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं। और इसमें कार्डिक, यदि मरा हुआ बेबी है तो उसकी कार्डिक एक्टिविटीज़ भी नहीं रहेगी। ठीक है, उसमें कार्डिक एक्टिविटीज़ भी नहीं दिखेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यदि मान लीजिए आपको पता चला कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो थ्रेटेंड लेवल की है। ठीक है, डॉक्टर आपको बताएंगे, हालांकि 4 विजिट होती है मिनिमम। ठीक, तो उस 4 विजिट में आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट में रहेंगी तो डॉक्टर बता देगा कि एबॉर्शन की स्थिति है, नहीं है। यदि है तो कौन सी स्टेज की आपकी एबॉर्शन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है, और उसके लिए क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा डॉक्टर्स को और आपके साथ मिलके। तो ये स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करने के जो तरीके हैं उसमें क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट होता है, मेडिकल मैनेजमेंट होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि यदि आपकी स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है तो आपको एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत रख के, यानी कि पेल्विक रेस्ट कराओ। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करो। ठीक है, कोई भी स्ट्रेस वाली जो एक्टिविटीज़ है उससे बचे रहो। तो थ्रेटेंड वाली स्थिति क्या थी कि अभी तक आप इस लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप यदि इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यूअस चल सकती है। ठीक, तो ये इसके मैनेजमेंट के तरीके हो गए। अब इनवाइटेबल कंडीशन में क्या होती है, इसमें तो ब्लीडिंग चल रही है, पेन भी बहुत ज़्यादा है, कोलिक पेन है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन है और आपके फीटस भी डेड हो चुका है, तो इस कंडीशन में तो मेंटेन करना तो कोई अच्छी बात है नहीं। फीटस मर चुका है तो प्रेगनेंसी रोकने की कोई ज़रूरत है नहीं, यानी कि हमें सब कुछ बाहर निकालो और सब कुछ इम्पटी करो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें नो इंटरवेंशन, यानी कि हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। यदि मान लीजिए ब्लीडिंग हो रही है, होने दो 1 दिन 2 दिन, यदि ज़्यादा होती है उसको मतलब कंट्रोल वे में रखो, यानी ऑब्जर्वेशन में रखो, इतना डॉक्टर कर सकता है। उसमें इंटरफेयर नहीं करो। ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं करो, और रिजॉल्व सेल्फ खुद से एबॉर्ट होके और खुद से मेंटेन हो जाएगी। और यदि मेडिकली यदि ऐसा करना है तो मीजोप्रोजेस्ट्रोल होता है। ठीक है, एबॉर्शन की पिल है। ठीक है, इसको दे सकते हैं। यदि सर्जिकली करना है तो सर्जिकली जैसे अपन एमटीपी में देखते थे वैसे ही क्या है, सर्जिकल में सक्शन और इवैक्यूएशन मेथड यूज कर लो। यदि चीज़ें नहीं निकल पा रही हैं तो सक्शन करके उसको बाहर निकाल लो। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट के तौर काम आ जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट वाली स्थिति में क्या है, जैसे इसको फॉलो किए वैसे इधर भी फॉलो कर लो, क्योंकि इनकम्प्लीट में भी वही स्थिति है कि कुछ ना कुछ कंसेप्शन और प्रोडक्ट अंदर बच गया है, तो उसमें मेडिकल और सर्जिकल करके निकालना है तो निकाल लो। यानी कि कुछ एबॉर्शन के पिल्स देने हैं तो दे लो, और कुछ सक्शन और इवैक्यूएशंस की जो मेथड है यानी सर्जिकली कुछ करना है तो करके यूट्रस को खाली करो, वरना वो खुद भी एक प्रकार से क्या बोलते हैं, बीमारी के लिए, एक पैथोजेंस के लिए एक प्रकार का साइट बन जाता है। ठीक है, फिर कंप्लीट एबॉर्शन की बात आती है तो कंप्लीट में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो स्वतः ही सब कुछ हो चुका है और यूट्रस भी इम्पटी है, तो अच्छी बात है। तो इसके में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट के अंतर्गत। और मिस्ट वाले में भी सेम ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि मिस्ट में क्या है कि आपको वैसी स्थिति है कि वो जो कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो अंदर डेड हुआ और वहीं के वहीं रह गया, तो जो रह गया है वो काफ़ी हार्मफुल है यूट्रस के लिए। ठीक है, यूट्रस में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए उसको निकालना पड़ेगा। तो जो ये वाली स्थिति है इसको फॉलो कर लो। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद है मेथड ऑफ एबॉर्शन, यानी कि एबॉर्शन कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको जब एमटीपी जो क्लास लिया गया था, यानी एमटीपी जब हम देखे थे तो उसमें हम सारी प्रोसीजर को अच्छे से देखे। यानी बोला गया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत यदि हमें एबॉर्शन कराना है तो सर्जिकली क्या क्या मेथड है, तो मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सक्शन क्यूरेटेज और डायलिटेशन इवैक्यूएशन के द्वारा हम यूट्रस को इम्पटी करेंगे। ठीक है, और यदि मेडिकल की बात करें तो ये सब मेडिसिन से इनका यूज करेंगे। यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गया है जेस्टेशन पीरियड, तो यदि इस समय एबॉर्शन कराना है तो हम इन वाले सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, जैसे डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन मेथड, डायलिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन और हिस्टेक्टोमी। रेयरली डन होता है लेकिन यदि करना पड़े तो ऐसे करेंगे। और यदि मेडिकली यूज करना है तो इंट्रायूट्राइन इंस्टॉलेशन ऑफ हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का यूज करके अपन एबॉर्ट कराते हैं। और
ये जो मेथड ऑफ एबॉर्शन है हम एमटीपी में अच्छे से कवर किया है कि किस प्रोसीजर में क्या करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 50 ml की इंजेक्शन लिया जाता है, उससे फिट जो ग्रोइंग कंसेप्शन प्रोडक्ट है उसको सक कर लिया जाता है। ठीक है, सक्शन क्यूरेटेज में क्या होता है कि 600 mg का वो लगाते हैं सक्शन, उसके द्वारा खींच लिया जाता है। ठीक है, डायलिटेशन और इवैक्यूएशन की स्थिति क्या है, डायलिटेशन और एक्सट्रैक्शन की स्थिति क्या है, इसमें पहले फिटस को डेड किया जाता है, फिर इसके बाद कट करके निकाला जाता है। ये सारी स्थितियाँ हम एमटीपी में कवर किए हैं, तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ऐसे करके अपना एबॉर्शन पूरा कंप्लीट होगा। तो एबॉर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं तो मेन तो उसकी डेफिनेशन होती है, जो कि आपको वाइवा में पक्का है कि पूछा ही जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चांस रहता है। और उसमें 2 चीज़ें याद रखना, कब से कब तक की। जैसे एबॉर्शन की जो बताई जाती है ना 28, ठीक है, जैसे 20 वीक्स बताया गया है और 500 ग्राम्स बताया गया है, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस होता है, इंड्यूस्ड होता है, किसके कितने टाइप्स हैं, थ्रेटेंड, इनवाइटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिक्स्ड। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।